स्टार्ट। ब्रिटिश शासन प्रणाली के मॉडल से प्रभावित होकर भारत में भी संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। विराम। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को वास्तविक कार्यपालिका बनाया गया है। विराम। संविधान की धारा 74 में स्पष्ट किया गया है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। विराम। इसका कार्य राष्ट्रपति को देश का शासन चलाने में सहायता तथा परामर्श देना होगा। विराम। मंत्रिपरिषद में शामिल मंत्रियों को चुनने का अधिकार प्रधानमंत्री को ही दिया गया है। विराम। लॉर्ड मामले में प्रधानमंत्री को समान व्यक्तियों में प्रथम कहा है, जबकि लार्की ने अपनी पुस्तक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंग्लैंड में लिखा है कि मंत्रिपरिषद के निर्माण का वह केंद्र बिंदु है, मंत्रिपरिषद के जीवन का वह केंद्र बिंदु है और मंत्रिपरिषद की मृत्यु का केंद्र बिंदु है। विराम। भारतीय अनुच्छेद एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसलिए मंत्रियों की नियुक्ति की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास ही है। विराम। वहीं मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या निश्चित करता है। विराम। वह किसी भी व्यक्ति को मंत्रिपरिषद में ले सकता है। विराम। इसके अतिरिक्त मंत्री लोग तब तक ही अपने पद पर रहते हैं जब तक कि प्रधानमंत्री की इच्छा हो। विराम। राष्ट्रपति अपनी इच्छा द्वारा किसी भी व्यक्ति को मंत्रिमंडल में सम्मिलित नहीं कर सकता तथा न किसी मंत्री को हटा सकता है। विराम। मंत्रिपरिषद की संख्या भी प्रधानमंत्री पर निर्भर करती है तथा प्रधानमंत्री जब चाहे अपने मंत्रिमंडल में परिवर्तन कर सकता है। विराम। हालांकि सैद्धांतिक रूप में प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल के निर्माण संबंधी पूर्ण स्वतंत्रता है, परंतु वास्तव में उसको मंत्रियों को चुनते समय यह देखना पड़ता है कि उसके मंत्रिमंडल में देश के महत्वपूर्ण भागों तथा अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों को भी ठीक ठाक प्रतिनिधित्व मिले। इसके अतिरिक्त उसको अपने दल के अनुभवी तथा प्रमुख नेताओं को भी मंत्रिमंडल में स्थान देना पड़ता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी और वह प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। वह केवल उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जो लोकसभा में बहुमत पार्टी का नेता चुना गया हो, लेकिन कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति अपने विवेक, बुद्धि तथा ऊंची सूझबूझ से काम लेते हुए अपनी इच्छानुसार किसी भी दल के नेता को जिसे वह स्थायी सरकार बनाने योग्य समझता हो मंत्रिमंडल बनाने के लिए निमंत्रण दे सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों का चुनाव ही नहीं करता अपितु उसमें विभागों का विभाजन भी करता है। वह किसी भी मंत्री को कोई भी विभाग दे सकता है तथा इसमें परिवर्तन भी कर सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री अपनी इच्छा अनुसार विभागों का विभाजन कर सकता है, परंतु प्राय उसे दल के प्रभावशाली नेताओं की इच्छा का ध्यान रखना पड़ता है। नेहरू जी के मंत्रिमंडल में सरदार पटेल ने गृह विभाग के लिए आग्रह किया और नेहरू को सरदार पटेल ने गृह विभाग के लिए आग्रह किया और नेहरू को सरदार पटेल की इच्छा के सामने झुकना पड़ा। इसी प्रकार 1967 में श्रीमती इंदिरा गांधी को मोरारजी देसाई को
वित्त विभाग देना ही पड़ा था विराम। हालांकि इंदिरा गांधी देसाई को गृह विभाग देने के पक्ष में थी विराम। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं, परंतु वास्तव में मंत्री तब तक अपने पद पर रह सकते हैं जब तक प्रधानमंत्री चाहे विराम। यदि कोई मंत्री प्रधानमंत्री से सहमत न हो तो वह उसे त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है विराम। यदि कोई प्रधानमंत्री के कहने के अनुसार त्याग पत्र न दे तो वह राष्ट्रपति को सलाह देकर उसे पदच्युत करवा सकता है विराम। वह स्वयं अपना त्याग पत्र देकर समस्त मंत्रिमंडल को अपदस्थ कर सकता है और दोबारा मंत्रिमंडल का निर्माण करते समय अपने विरोधी व्यक्तियों को मंत्रिमंडल से बाहर रख सकता है विराम। नेहरू लिकायत समझौते पर मतभेद होने के कारण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को त्यागपत्र देना पड़ा था विराम। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का सभापति होता है विराम। वह कैबिनेट की बैठकों का सभापतित्व करता है विराम। वह कार्यसूची तैयार करता है विराम। बैठक में होने वाले वाद विवाद पर नियंत्रण रखता है विराम। कैबिनेट की बैठकों के निर्णयों का रिकॉर्ड रखता है, इसलिए उसे कैबिनेट सचिवालय की सहायता मिली हुई है विराम। प्रधानमंत्री को संसद का नेता माना जाता है विराम। इंग्लैंड की तरह भारत में भी प्रधानमंत्री लोकसभा का नेतृत्व करता है विराम। प्रधानमंत्री प्राय लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, जिसके कारण उसे समस्त सदन का नेता माना जाता है विराम। सरकार की नीतियों की महत्वपूर्ण घोषणाएं प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है विराम। जब संसार के सामने कोई समस्या आ खड़ी होती है तब वह प्रधानमंत्री की ओर पथ प्रदर्शन की आशा से देखता है और उसकी सलाह के अनुसार ही निर्णय करता है विराम। सदन में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री अध्यक्ष की सहायता करता है विराम। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुलाता है विराम। संसद का कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार निश्चित किया गया है विराम। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के मध्य एक कड़ी का कार्य करता है विराम। वह राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के निर्णयों के विषय में सूचित करता है विराम। हालांकि मंत्री प्रधानमंत्री की पूर्व स्वीकृति से राष्ट्रपति से मिल सकते हैं, परंतु औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के निर्णयों से सूचित करता है विराम। ब्रिटिश सम्राट की तरह राष्ट्रपति के पास मंत्रिमंडल के निर्णयों को जानने के लिए प्रधानमंत्री के अतिरिक्त और कोई राजकीय साधन नहीं है विराम। प्रधानमंत्री राष्ट्र का नेता भी होता है विराम। आम चुनाव प्रधानमंत्री का ही चुनाव माना जाता है विराम। प्रधानमंत्री अपने दल का नेता भी होता है, जिस कारण चुनाव जीतने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होती है विराम। दल का चुनाव घोषणा पत्र दल के नेता द्वारा ही तैयार किया जाता है विराम। जनता जिस दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है उस दल के पक्ष में वोट डालती है विराम। इस प्रकार प्रधानमंत्री को देश का नेता माना जाता है विराम। जब देश पर कोई संकट आता है तब देश प्रधानमंत्री की ओर देखता है और जनता बड़े ध्यान से उसके विचारों को सुनती है विराम। प्रधानमंत्री जब भी किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलता है तो वह समस्त राष्ट्र की ओर से बोल रहा होता है। पैराग्राफ चेंज। राष्ट्रपति लोकसभा को प्रधानमंत्री की सलाह से ही भंग करता है विराम, परंतु यदि राष्ट्रपति यह समझे पूर्ण विराम।